जय हिंद बच्चों। चलो देखो, आज ढेर सारे टॉपिक हैं, एक एक करके टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल क्या होता है इसके लिए चलते हैं फिगर की तरफ। ये रहा आपका फिगर। इस फिगर में देखिए कौन सी चीज़ क्या है। तो यह जो पूरा सिस्टम बना हुआ दिख रहा है इसे बोलते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल का काम क्या है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल का काम क्या है भाई? तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत सेल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो विद्युत सेल में एक बर्तन है दिख रहा है, इस बर्तन में एक द्रव भरा हुआ है। यह क्या है? द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को बोला जाता है विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत अपघट्य। और इस द्रव में दो धातु की छड़ों को डाल दिया जाता है, और ये जो दो धातुओं की छड़ें हैं वो अलग अलग धातुओं की हैं। ठीक है, ये अलग धातु है और ये अलग धातु है। तो दो धातु की अलग अलग छड़ों को क्या कर दिया जाता है? इस द्रव में डुबा दिया जाता है। डुबा देने पर होता क्या है कि इस विद्युत अपघट्य के विशेष गुण के कारण, विद्युत अपघट्य का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण इसमें से एक प्लेट जो है धनावेशित हो जा रही है और दूसरी प्लेट क्या हो जा रही है? ऋणावेशित। या एक क्षण आपका धनावेशित हो जा रहा है, दूसरा क्षण आपका क्या हो जा रहा है? ऋणावेशित। ठीक है, अब जो ये धातु की छड़ें हैं इन्हें क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। तो जो जिस पर धनावेश आता है वह धन टर्मिनल हो जाता है, बैटरी का धन टर्मिनल कहलाता है। और जिस क्षण पर आपका ऋणावेश आता है वह बैटरी का ऋण टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण टर्मिनल। इतनी ही बातें हैं विद्युत सेल में। अब बार बार अगर हमको विद्युत सेल बनाना होगा सर्किट के लिए, परिपथ में हमको विद्युत सेल बनाना होगा तो हम लोग ये नहीं बनाते। हम लोग क्या यूज करते हैं? ये मतलब कहने का ये है कि इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे बनाते हैं? ऐसे प्रतीक चिन्ह है ये। ठीक है, सेल का ये क्या है? प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पर आपको बड़ी लाइन जो दिखाई दे रही है वो आपका क्या होता है? धन टर्मिनल। और जो छोटी लाइन दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं ऋण टर्मिनल। ठीक है, तो यह आपका धनावेश है, यह आपका ऋणावेश है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ए मैंने बनाया है तो इसका ए टर्मिनल है और इसका ये बी टर्मिनल है। ठीक है बच्चों, अब विद्युत सेल को दो भागों में बांटा गया है। विद्युत सेल को कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में। विद्युत सेल दो भागों में बट गया है। पहला होता है प्राथमिक सेल। ठीक है, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ठीक, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिसमें जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर विद्युत अपघट्य में, तो रासायनिक अभिक्रिया आपकी अनुत्क्रमणीय होती है। मतलब ऐसे सेल का एक बार केवल प्रयोग करेंगे उसके बाद उसको फेंक देना पड़ता है। जैसे आपका घड़ी का बैटरी होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? प्राथमिक सेल। क्यों? क्योंकि एक बार यूज करते हैं उसके बाद उसको फेंक देते हैं, कोई यूज में काम नहीं आता। लेकिन वही चीज़ है आपका जो मोबाइल का बैटरी है। ठीक है, मोबाइल का बैटरी क्या है? वह आपका द्वितीयक सेल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है वैसे सेल को क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। और जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, वह आपका क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। तो ये इसके दो प्रकार है। ठीक है, अब बच्चे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सेल का वैद्युत वाहक बल। इसको समझने के लिए चलते हैं फिगर की तरफ। ये रहा फिगर। इस फिगर में ध्यान से देखिए, मैंने एक सेल बनाया है। क्या बनाया है? सेल। इस सेल का ये धन सिरा है, यह आपका ऋण सिरा है। धन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, ऋण टर्मिनल भी बोल सकते हैं। ई को हमने क्या लिखा है? वैद्युत वाहक बल। और ये रहा आपका कुंजी, स्विच जिसको कहते हैं आप लोग।
तो ये आपका कुंजी है। बाहर मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया है, ठीक है। जैसे ही इसको हमने जोड़ा तो यहाँ से क्या बहेगा, धारा बहेगी। धारा धन टर्मिनल से होते हुए कहाँ जाएगी, ऋण, ठीक है। अब यहाँ पर अगर धारा ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, ठीक है। तो वैद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को, किसको, एक आवेश को नहीं, एकांक आवेश को। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम आवेश, तो इसको बोल रहे हैं एकांक आवेश। एक आवेश नहीं बोला है मैंने, एकांक आवेश, ठीक है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, पूरे परिपथ का मतलब यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से ऐसे ले गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ आ गया, मतलब पूरे परिपथ में। एकांक आवेश को कहाँ से ले जा रहा हूँ, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है। एकांक आवेश को कहाँ, पूरे परिपथ में, यहाँ से शुरू किया, ऐसे ले गया, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ आकर के, तो ये हुआ पूरा परिपथ, ठीक है। मतलब ऋण सिरे से ले जाना चालू किया, फिर ऋण सिरे पर ले आकर के पटक दिया, रख दिया, तो ये हुआ पूरा परिपथ। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है, सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है, किसको, आवेश को, ठीक है। सेल क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, किसको, आवेश को, ठीक है। तो होगा क्या कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उसी को क्या नाम दिया जाता है, वैद्युत वाहक बल, ठीक है। मान लीजिए कि Q आवेश है, कितना आवेश है, Q। इस Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ रहा है या जो ऊर्जा देनी पड़ रही है किसको, सेल को, वो W है, ठीक है। तो एकांक आवेश को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, W/Q। इसी W/Q को क्या नाम देते हैं, वैद्युत वाहक बल, ठीक है। तो W क्या है, कार्य है या ऊर्जा है, ठीक है, जो किसके द्वारा किया जा रहा है या किसके द्वारा दिया जा रहा है। ऊर्जा है तो दी जाएगी, कार्य है तो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो कौन दे रहा है, सेल दे रहा है, किसको दे रहा है, आवेश को। किस लिए दे रहा है, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेल द्वारा किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा को क्या नाम देते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल। तो यह आपका ई है, वैद्युत वाहक बल। ध्यान देंगे W/Q, W क्या है, तो जूल है, कार्य है, और ये क्या है, आवेश है, तो कूलाम है। जूल प्रति कूलाम क्या कहलाता है, वोल्ट, क्या कहलाता है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वोल्ट। ध्यान देंगे यहाँ पर वैद्युत वाहक बल, तो बल लिखा हुआ होता है तो बच्चे सोचते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, लेकिन असल में क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बल रहता है तो बच्चे सोचते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका वैद्युत वाहक बल। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक का नाम है, देखिए, टर्मिनल विभवांतर। क्या नाम है, टर्मिनल विभवांतर। जो टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में बहुत छोटा सा अंतर है। क्या है, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत वाहक बल था उसमें क्या था, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, मतलब जिस टर्मिनल से प्रवाहित करना स्टार्ट किए थे
वापस उसी टर्मिनल पर उस आवेश को ले आते हैं। तो ये हो गया पूरा परिपथ। ठीक है, तो सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उस एकांक आवेश को, वही क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर में सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, किस परिपथ में, बाह्य परिपथ। बाह्य परिपथ देखिए ये है, ठीक है, और ये वाला जो परिपथ, जैसे ये बैटरी है, तो देखिए ये आपका ऐसे बाहर की तरफ जो है ये वाला बाह्य परिपथ है, और ये क्या है, अंदर वाला परिपथ है ना, आंतरिक परिपथ है। यह जो परिपथ है वो आंतरिक है, सेल के अंदर का परिपथ है, और ये क्या है, बाह्य परिपथ है। तो एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, इस सेल का टर्मिनल विभवांतर। अंतर स्पष्ट हो गया होगा, सेल का वैद्युत वाहक बल और सेल के टर्मिनल विभवांतर में अंतर। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका टर्मिनल विभवांतर। अगर मान लीजिए V बच्चों क्या हो रहा है कि अगर Q आवेश को, ठीक है, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में ऊर्जा जो लग रही है, जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, उस ऊर्जा का मान क्या है, WE। तो एकांक आवेश में कितना हो जाएगा, WE/Q। इसी को क्या बोला जा रहा है, टर्मिनल विभवांतर, VT। ठीक है, Q आवेश को प्रवाहित कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता, WE। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता, तो WE/Q। और इसी को क्या कहा जा रहा है, सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक, चलिए अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो बच्चों, किसी सेल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य, ठीक है बच्चों, किसी सेल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहा जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो बच्चों सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो बच्चों देखो दो प्लेट हैं, ठीक है, दो धातु की प्लेटें थी, उन धातु की प्लेटों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, यानी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो दूरी है उसकी अनुक्रमानुपाती है। किस, उसकी अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देखिए, वैद्युत अपघट्य में डूबे, ठीक है ना, वैद्युत अपघट्य जो द्रव था उसमें डूबा हुआ जो आपका धातु का प्लेट था उसके क्षेत्रफल के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो डूबा हुआ क्षेत्रफल है प्लेटों का या इलेक्ट्रोड का, उसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है, और क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। ठीक है, तो अगर वैद्युत अपघट्य आपका कम सांद्र है, ठीक है, उसकी सांद्रता कम है, तो मतलब आंतरिक प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा। सांद्रता बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति और प्लेटों की जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आज का टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है, वो देखिए कैसे लिखना है वो
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।